हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नई कविता जिसका नाम है गीत अगीत। ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है और ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श कक्षा 9 से ली गई है। ये एनसीईआरटी की बुक है। तो बच्चों, हम कविता पढ़ने से पहले इनके कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनका नाम तो आपने सुना होगा। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रति, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता। दिनकर में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में भी प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण है। कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है। तो शुक और शुकी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है और आल्हा गाता गवाल बाल तो गीत गान में निमग्न दिखाई देता ही है। कवि का मानना है कि नदी और शुक होता बच्चों तोता, गीत सृजन या गीत गान भले ही न कर रहे हों, पर दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान भी हो रहा है। कवि की दुविधा महज इतनी है कि उनका वह गीत अगीत जो गाया नहीं जा रहा महज इसलिए अगीत है, सुंदर है, या ग्वाल बाल द्वारा सस्वर गाया जा रहा गीत। ठीक है बच्चों, तो ये था कवि के बारे में। अब हम अपनी कविता शुरू करेंगे गीत अगीत। तो हम इसका स्टेंजा वाइज एक एक जो काव्यांश है उसका हम अर्थ समझते जाएंगे। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कह जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुँह खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो बच्चों ये काव्यांश एक है। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो ये जो कविता है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया दिनकर जी द्वारा रचित है। तो इन पंक्तियों में दिनकर जी ने जीव जंतुओं के ममत्व यानी कि उनकी ममता को दर्शाया है। मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण करते हुए एक तुलनात्मक प्रश्न किया है। तुलनात्मक होता है बच्चों कंपैरिजन, कि गीत और अगीत दोनों में से कौन अच्छा है। नदी को देखो, वह वेगवती है। वेगवती होता है बच्चों जैसे स्पीड से बह रही है। वह वियोग के गीत गाती हुई तीव्र गति से बहती चली जाती है। वह अपने दुख का भार हल्का करने के लिए अपने मन की व्यथा किनारे पड़े पत्थरों से कहती जाती है। कवि के अनुसार किनारे पर खड़ा हुआ गुलाब का फूल यह सोचता होगा कि यदि ईश्वर ने उसे भी स्वर का वरदान दिया होता तो वह भी अपनी आप बीती नदी की तरह संसार को सुनाता, अर्थात दुख भरे पतझड़ के दिनों में देखे गए अपने सपनों का गीत पूरे संसार को सुनाता। इस प्रकार नदी गीत गाती यानी कल कल करती हुई किनारों से टकराती आगे बढ़ती है और गुलाब का फूल नदी के किनारे मौन भाव से खड़ा रहता है। यहीं पर कवि ने प्रश्न किया है कि गीत अगीत में अधिक सुंदर कौन है। ठीक है बच्चों, यहाँ कंपैरिजन किया है तो पूछा है गीत अगीत कौन सुंदर है। तो ये हमारा हो जाता है काव्यांश 1। अब हम पढ़ेंगे काव्यांश 2 की तरफ बढ़ते हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठे अंडे है सेती, गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का
स्वर वन में फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो बच्चों ये जो सेकंड स्टैंजा है ये एक तोते के बारे में है और मादा तोता और नर तोते के बारे में। तो कवि दिनकर जी ने गीत अगीत के अंतर को प्रकट करने के लिए शुक यानी कि नर तोता और शुकी यानी कि मादा तोता का विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि शुक पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा है, उसकी जिसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। उसी घोंसले में शुकी बैठी है, वह पंख फुलाकर अपने अंडे से रही है। जब सूरज की वसंती किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और उनके अंगों को छूती हैं तो शुक प्रसन्नता से गा उठता है। इधर शुक की स्वर लहरी से रोमांचित होकर शुकी भी कोई प्रेम भरा गीत गाना चाहती है, पर उसके मन में उठने वाले गीत वात्सल्य भाव में ही डूबकर रह जाते हैं। वह अपने बच्चों के प्रेम में विभोर होकर उन गीतों को अपने सुंदर अंदर अनुभव करती है। शुक के गीत चारों ओर गूंजते हैं, परंतु शुकी अपने अंडों पर अपने पंख फुलाए खुश हो रही है। यहाँ शुक का स्नेह मुखर है पर शुकी का मौन, मतलब दोनों ही खुश हैं लेकिन दोनों का ही स्नेह है, लेकिन एक तो बोल सकता है और एक बोल नहीं रही है, वो मौन है। एक का स्वर गीत कहलाता है, दूसरे का मौन अगीत कहलाता है। यहाँ पर दोनों ही सुंदर हैं, गीत और अगीत। फिर कवि पूछता है कि इन दोनों में से कौन अधिक सुंदर है, गीत या अगीत। ठीक है बच्चों, अभी हम काव्यांश 3 की तरफ बढ़ते हैं। काव्यांश तीसरा जो है वो है, दो प्रेमी है यहाँ जब एक पड़े सांझ आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता है पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो बच्चों काव्यांश 3 जो है उसका अर्थ अभी हम बता रहे हैं आपको। तो इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने दो प्रेमियों के प्रेम की अभिव्यक्ति का अंतर दर्शाते हुए कहते हैं कि एक प्रेमी शाम होते ही आला गाने लगता है, जैसे ही उसके मुख से गीत की ध्वनि निकलती है उसकी प्रेमिका राधा अपने घर से उसकी ओर खींची चली आती है। वह नीम के पेड़ की छाया में छिपकर अपने प्रेमी का मधुर गीत सुनती और मुग्ध होकर सोचती है कि विधाता ने उसे अपने प्रेमी के मधुर गीत की कड़ी ही क्यों नहीं बनाया। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रेमिका जो है वो क्या बनना चाहती है, वो उसके गीत की कड़ी बनना चाहती है, वह इस मधुर गीत में खो जाना चाहती है। यहाँ प्रेमी गाता है तथा उसका गीत सुनकर प्रेमिका का हृदय नाच उठता है। प्रेमी का प्रेम मुखर है और प्रेमिका का मौन। यहाँ भी एक गीत है और दूसरा अगीत। फिर वही सवाल कवि यहाँ पूछता है कि दोनों में अधिक सुंदर कौन है। वास्तव में गीत और अगीत दोनों की ही अपनी अपनी सुंदरता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके व्याख्या थी इस कविता की और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।